दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हल। इसको सॉल्व करते समय हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार व्याख्यात्मक हल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दलों को संगठित करने का अधिकार, केंद्रीकृत नियोजन या तटस्थ संस्था के तत्वाधान में चुनाव। आपको बताना है कि कौन सी उदार लोकतंत्र या लिबरल डेमोक्रेसी की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, केंद्रीकृत नियोजन जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, जबकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दलों को संगठित करने का अधिकार, तटस्थ संस्था के तत्वाधान में चुनाव, ये सभी उदार लोकतंत्र की विशेषता है। केंद्रीकृत नियोजन जो है ये उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा का तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। तो प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए, ये बहुलवाद या प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद का तर्क है। आप जानते हैं दोस्तों, बहुलवाद ये प्रभुसत्ता की एकलवादी धारणा के विरोध में उत्पन्न हुआ था और बहुलवाद की अवधारणा के प्रवर्तक जो हैं वो ऑटो वान गियरके और F.W. मेटलैंड हैं। गियरके यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, गियरके और मेटलैंड जो हैं ये बहुलवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। और आप जान लीजिए, बहुलवाद जो है संप्रभुता विहीन राज्य का समर्थक है और इनकी जो मुख्य धारणा है वो ये है कि ऑस्टिन का जो एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत है उसके विरोध स्वरूप संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का जन्म हुआ। आप जानते हैं कि जो संप्रभुता की धारणा है उसके प्रतिपादकों में जीन बोदा, थॉमस हॉब्स और जॉन ऑस्टिन का नाम प्रमुख है। ये एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, लेकिन ऑटो वान गियरके और मेटलैंड ने प्रभुसत्ता की अवधारणा के खिलाफ एक नई विचारधारा बहुलवाद का प्रतिपादन किया था और इसमें ये माना जाता है कि प्रभुसत्ता केवल एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर अन्य संस्थाओं में भी निहित होती है। तो याद रखिएगा, बहुलवाद की ये तर्क है, बहुलवाद विचारधारा का तर्क है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है, यानी कौन सा जो विकल्प है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है, राज्य और सरकार के प्रधान के मध्य कोई भेद नहीं, निश्चित कार्यकाल, विधानमंडल की सीमित शक्तियाँ और शक्ति का पृथक्करण। तो इसमें से देखिए कौन सी राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर विधानमंडल की सीमित शक्तियाँ ये राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है। राष्ट्रपति शासन या जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो शक्ति के पृथक्करण पर आधारित होती है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर। इनका कार्यकाल निश्चित होता है। यहाँ राज्य और सरकार का जो प्रधान होता है वो एक ही व्यक्ति होता है और यूएसए इस प्रकार की शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। विधानमंडल की सीमित शक्तियाँ ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकार को उच्च प्राथमिकता देता है। उदारवादी सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत या मार्क्सवादी सिद्धांत। तो सही उत्तर उदारवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकार को उच्च प्राथमिकता देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूची 1 और 2 का सुमेलन करना है। यथार्थवाद,
तो देखिए यथार्थवाद जो है ये रोनाल्ड नेबूर से संबंधित है। रोनाल्ड नेबूर यथार्थवादी विचारधारा के हैं। नव यथार्थवाद या नियो रियलिज्म ये फरीद जकारिया। उदारवाद जोसेफ एस नाई। और नव उदारवाद की धारणा देखिए ये एच डी क्रास्नर से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 का जो मिलान है वो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म ये सामूहिक विचार, सामूहिक भावना तथा सामूहिक जीवन यापन की प्रणाली है। ये परिभाषा किसने दी है? तो सही उत्तर है ये परिभाषा जिमर्न के द्वारा दी गई है, जो कहते हैं कि नेशनलिज्म इज ए वे ऑफ कारपोरेट थिंकिंग, कारपोरेट फीलिंग एंड कारपोरेट लिविंग। तो राष्ट्रवाद सामूहिक विचार, सामूहिक भावना और सामूहिक जीवन यापन की प्रणाली है। ये जिमर्न द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्र को स्वयं को निज के राज्य के रूप में यथेतरयता प्रदर्शित करने वाली भावना के एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ये एक कथन है, किसने राष्ट्र को स्वयं को निज के राज्य के रूप में यथेतरयता प्रकट करने वाली भावना के एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है मैक्स वेबर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पुस्तकों के नाम का मिलान करना है। द डिस्कोर्सेज, तो ये द डिस्कोर्सेज मैकियावेली की पुस्तक है। देखिए द डिस्कोर्सेज मैकियावेली की पुस्तक है। डी कार्पोरे पॉलिटिको ये थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन जॉन लॉक की। और इमाइल जो है ये रूसो की पुस्तक है। 2 3 4 और 1, तो सही विकल्प कौन सा होगा? सही ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द डिस्कोर्सेज मैकियावेली की, द कार्पोरे पॉलिटिको थॉमस हॉब्स की, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन यानी सहिष्णुता पर पत्र जॉन लॉक की और इमाइल जो है रूसो की कृति है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। यहाँ पर आप देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? कथन है यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार और हड़ताल तिलक की विचारधारा के केंद्र में थे। बिल्कुल सही है। कारण है कि कालांतर में इन विचारों को सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को अग्रसारित करने के लिए अंबेडकर ने भी अपनाया था। तो यहाँ पर आप देखिए ए सही किंतु आर गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार और हड़ताल ये तिलक की विचारधारा के केंद्र में थे, लेकिन सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी इनको अपनाया था। ये सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन 1 और कथन 2 पर आधारित है। इन दोनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन 1 क्या है? आप देखिए कथन 1 है अंबेडकर अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। और कथन 2 है कि वे अधिकारों की अविच्छेद्यता पर बल देना चाहते थे। तो सही है ये। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत या नेचुरल थियरी ऑफ राइट्स में विश्वास करते थे और वे अधिकारों की अविच्छेद्यता पर बल देना चाहते थे। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न आसान सा है। इसमें पूछा गया है कि जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम पहचानिए। तो जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में जो सही क्रम है, जब हम इसका सामाजिक संविदा सिद्धांत पढ़ते हैं तो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में भी या प्राकृतिक अवस्था से पूर्व व्यक्तियों के प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार उनके प्राप्त थे। तो सबसे पहले लॉक के जो है विचारधारा में प्राकृतिक अधिकार आता है, नेचुरल राइट, फिर प्राकृतिक अवस्था, फिर समझौता होता है और एक नागरिक समाज गठित होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉक के राजनीतिक दर्शन में जो सही क्रम है
वो नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज। ये कहता है, लॉक कहता है कि व्यक्तियों को जीवन यानी लाइफ, स्वतंत्रता लिबर्टी और संपत्ति प्रॉपर्टी, ये 3 अधिकार प्राप्त थे जो कि प्राकृतिक अवस्था से पूर्व ही व्यक्तियों को लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी यानी जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, असंगत सुमेल का चयन करिए। इसमें पुस्तकें दी गई हैं और बताना है कि कौन सी पुस्तक सही मेल नहीं खाती है। पावर एलीट या शक्ति अभिजन, ये सी राइट मिल्स बिल्कुल सही है। पावर एलीट जो शब्दावली है, ये पावर एलीट पुस्तक सी राइट मिल्स द्वारा लिखी गई है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र का लौह नियम, रॉबर्ट मिचेल्स ने लिखा है। गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलीट, ये पैरेटो के द्वारा लिखित पुस्तक है, बिल्कुल सही। कल्चर इंडस्ट्री गिटानो मोस्का, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि गिटानो मोस्का का रूलिंग क्लास है और कल्चर इंडस्ट्री आप जान लीजिए थियोडोर एडोर्नो। कल्चर इंडस्ट्री पुस्तक ये थियोडोर एडोर्नो की पुस्तक है, ये आप याद रखिएगा। गिटानो मोस्का ने रूलिंग क्लास का जो है द रूलिंग क्लास इस पुस्तक को लिखा है। अन्य पुस्तकें आपके सही सुमेलित हैं, ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए, सर्वहारा की तानाशाही, ये कार्ल मार्क्स का है। कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए मिलान करिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये लेनिन का है। वर्चस्व या हेजिमेनी, ये ग्रामसी का है। और नव सर्वहारा वर्ग टॉम बोटोमोर का है। तो सही सुमेलन या सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सही सुमेलन सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। वर्चस्व ये आप जानते हैं एंटोनियो ग्रामसी का है। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन और नव सर्वहारा वर्ग ये टॉम बोटामोर की महत्वपूर्ण विचार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद के कौन से लक्ष्य हैं। देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, व्यवहारवाद के कौन से लक्ष्य हैं। पहला है, व्यवहारवादी अध्ययन केवल सत्यापन, तकनीक प्रयोग और प्रदर्शन निर्माण को लक्ष्य मानता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मानकीकरण, व्यवस्था वृद्धिकरण, समग्रता और नियमन व्यवहारवादी अध्ययनों के मुख्य तत्व होते हैं, ये भी आपका सही है। तो दोनों ही डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद के लक्ष्यों में शामिल हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सिविक कल्चर या नागरिक संस्कृति के विचार के विकास के लिए आमंड और बारवा ने निम्नलिखित में से किस एक देश का अध्ययन किया था, ये आपको बताना है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है भारत, मैक्सिको, अर्जेंटीना या इंडोनेशिया। तो सही उत्तर क्या है, नागरिक संस्कृति के विकास के लिए आमंड और बारवा ने मैक्सिको का अध्ययन किया था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए आर्थर बेंटले, इसकी पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, सही है। डेविड स्टन की द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये आपका सही नहीं है, ये डेविड स्टन की बुक नहीं है। और ग्राहम वालास की है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये भी सही है। तो डेविड स्टन की बुक नहीं है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, ये पुस्तक थॉमस कुह्न के द्वारा लिखी गई है। थॉमस कुह्न के द्वारा लिखी गई है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, न कि डेविड स्टन के द्वारा। तो ये सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं कौन सी। तो सबसे पहले आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका क्रम क्या है, इसको जान लेते हैं। तो इसका क्रम है, सबसे पहले एकीकरण होता है, एकीकरण, उसके बाद औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, फिर राष्ट्रीय कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण, और फिर प्रचुरता,
प्रचुरता, ये सही क्रम है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 2 4 3। तो देखिए 1 2 4 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्गेंस्की के अनुसार पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं उसमें एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता है। अगला प्रश्न है, आमंड के अनुसार निम्नलिखित में से व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनका जो है इसमें से चयनित करना है कि व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं। देखिए सर्वव्यापकता या समग्रता ये व्यवस्था की विशेषता है, आत्मनिर्भरता भी है, सीमाओं का अस्तित्व है, साधनों की उपलब्धता या संसाधनों की उपलब्धता ये इसमें शामिल नहीं है। तो 1 2 और 3, देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 और 3 आमंड के अनुसार व्यवस्था की विशेषताओं में समग्रता या सर्वव्यापकता, अंतर्निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक, ये R.O. कोहेन की पुस्तक है। रूट्स ऑफ रियलिज्म, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। रूट्स ऑफ रियलिज्म ये किसकी रचना है? तो रूट्स ऑफ रियलिज्म दोस्तों ये बी फ्रैंकल की रचना है। मैन द स्टेट एंड वार, मैन द स्टेट एंड वार ये जो है केनेथ वाल्ज की रचना है। और अर्थशास्त्र आप जानते हैं कौटिल्य की रचना है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 3 4 2 और 1। 3 4 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा ऑप्शन बी। नियो रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक ये कोहेन की पुस्तक है। रूट्स ऑफ रियलिज्म बी फ्रैंकल की। मैन द स्टेट एंड वार ये पुस्तक के.एन. वाल्ज की। और अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अगला प्रश्न है, किसने संघवाद को स्वशासन और साझा शासन के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है डेनियल फ्लाजार, जॉन किनकैड, कौटिल्य या डोनाल्ड स्टोन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा डेनियल फ्लाजार। लेकिन डेनियल जे इल्जार नाम है इनका सही नाम है डेनियल फ्लाजार नहीं बल्कि डेनियल इलाजार। मैं सही नोट कर रहा हूँ, डेनियल जे, देखिए डेनियल जे इलाजार ये इनका सही नाम है। डेनियल जे इलाजार ने संघवाद यानी फेडरलिज्म को स्वशासन और साझा शासन के रूप में परिभाषित किया है। डेनियल जे इलाजार ये यहूदी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक जो है वो है कन्वेनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और आप जान लीजिए कि इनकी पुस्तकों में अमेरिकन फेडरलिज्म, ए व्यू फ्रॉम द स्टेट्स, इसके अलावा एक्सप्लोरिंग फेडरलिज्म और द जेविश पॉलिटी है। तो ये इनका नाम है डेनियल जे इलाजार न कि डेनियल फ्लाजार। लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उसी से मैच करता है। डेनियल जे इलाजार इन्होंने संघवाद को स्वशासन और साझा शासन के रूप में परिभाषित किया है। अमेरिकन फेडरलिज्म पर इनकी पुस्तक है एक्सप्लोरिंग फेडरलिज्म और द जेविश पॉलिटी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का सिद्धांतकार नहीं है, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का सिद्धांतकार नहीं है? ऑप्शन है लुसियन पाई, जोसेफ ला पालम्बोरा, अरेंट लिजफर्ट और जेम्स कोलमैन। तो आप जानते हैं लुसियन पाई, ला पालम्बोरा, कोलमैन ये सभी राजनीतिक विकास के सिद्धांतकार हैं। अरेंट लिजफर्ट जो हैं ये राजनीतिक विकास के सिद्धांतकार नहीं हैं। ये एक डच अमेरिकन राजनैतिक विज्ञानी हैं। डच अमेरिकन लिजफर्ट जो हैं डच अमेरिकन राजनैतिक विज्ञानी हैं और इन्होंने तुलनात्मक राजनीति, चुनाव, मतदान प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थानों तथा जातीयता पर काम किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उनके प्रस्तुत होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
किसी भी व्यवसाय को करना, देखिए किसी भी व्यवसाय को करना, संघ यूनियन बनाना, भारत के किसी क्षेत्र में रक्षा या रहना या बसना, और बिना हथियार के एकत्रित होना। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी क्षेत्र में अबाध संचरण यानी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो क्रम हो जाएगा उसमें आप देखिए शांतिपूर्वक एकत्र होने की, तो एकत्र होने की स्वतंत्रता यानी 4 हो जाएगा। फिर संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता 2, भारत के किसी क्षेत्र में रहने या बसने की स्वतंत्रता, और किसी भी व्यवसाय या व्यापार या आजीविका को करना। 4, 2, 3, 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अनुच्छेद 19 को या 6 स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको क्रम से याद रखेंगे तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं? कूट के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखिए, शक्ति विभाजन, शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। इसमें से कौन कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। शक्तियों का पृथक्करण ये अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो है अपने यहाँ नहीं है, क्योंकि जो नेतृत्व है एक प्रकार से राष्ट्रपति का है। 1, 3 और 5 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार या वीटो पावर में किसका समायोजन है? ये भारतीय राष्ट्रपति के वीटो पावर में पूछा गया है। जेबी निषेधाधिकार, पूर्ण निषेधाधिकार, विलंबनकारी निषेधाधिकार और सशर्त निषेधाधिकार। तो सही उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति के पास जेबी या पॉकेट वीटो, पूर्ण निषेधाधिकार, एब्सोल्यूट वीटो और विलंबनकारी निषेधाधिकार शामिल है, सशर्त निषेधाधिकार नहीं। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए कूटों का उपयोग करके निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतीय संविधान के संबंध में ये विभिन्न केस हैं और उनके वर्षों का आपको मिलान करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप देखिए, केशवानंद भारती केस ये 1973 का है, केशवानंद भारतीवाद। गोलकनाथ केस 1967 का है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 का है और सज्जन सिंह केस 1965 का है। तो क्रम लगा लीजिए, सबसे पहला क्रम आपका हो जाएगा 4, फिर 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, केशवानंद भारती केस 1973, गोलकनाथ केस 1967, मिनर्वा मिल्स 1980 और सज्जन सिंह केस ये 1965 का है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इंसर्ट स्टेम या प्रतिपदिका के बारे में। देखिए, प्रतिपदिका ये बजटरी प्रक्रिया संसद में विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। इसका आरंभ संसद में बजट के प्रस्तुतिकरण से होता है। इसके प्रावधानों पर सामान्य बहस के बाद बजट को पास कर दिया जाता है। विनियोग विधेयक सामान्य बजट का हिस्सा होता है। वित्त विधेयक कराधान का विधेयक होता है। तो ये इंसर्ट स्टेम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए, बजटरी प्रक्रिया संसद के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। इसका आरंभ संसद में बजट के प्रस्तुतिकरण से होता है और विनियोग विधेयक सामान्य बजट का हिस्सा होता है। तो ये आप देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रतिपदिका या इंसर्ट स्टेम से ही पुनः रिलेटेड है। ये देखिए, फिर से पूछा गया है। प्रतिपदिका के बारे में आपसे पूछा गया है। 5 कथन दिए गए हैं और इनमें से कूट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सही है।
प्रतिपदिका नियोजन मौलिक रूप से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का विचार था। भारत ने इसे पूर्व सोवियत संघ से अंगीकृत किया था। भारत में नियोजन के मुख्य निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में अब तक 15 पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। और अगला है, वर्तमान में देश में नीति आयोग नियोजन का प्रमुख आरंभ है, या जो है नीति आयोग जो है ये जो है वर्तमान में ये नियोजन का प्रमुख कारक है। तो इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारत ने प्रतिपदिका को सोवियत संघ से अंगीकृत किया था, बिल्कुल सही है। भारत में नियोजन के मुख्य निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही है। और वर्तमान में नीति आयोग नियोजन का प्रमुख साधन है, तो ये सही है। 2, 3 और 5 सही है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में उनके प्राप्त होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिस तरह से देखिए स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के बारे में क्रम पूछा था, यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A के अंतर्गत प्रावधान है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में। ग्राम पंचायतों का गठन आप सभी जानते हैं आर्टिकल 40 में। कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन ये 43 में दिया गया है। तो सही क्रम हो जाएगा 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही क्रम हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। आपको इनका क्रम याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। कौन से कथन सत्य हैं? 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, भारत में चुनाव सुधार अत्यधिक अपेक्षित है, बिल्कुल सही है। बीपी जीवन रेड्डी समिति ने चुनावों के राज्य वित्त पोषण का विरोध किया था, सही है। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनाव के राज्य वित्त पोषण का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। चुनाव सुधारों को अब संसद द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो ये सही नहीं है। केवल 3 सही है, ए, बी और सी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन पर निम्नलिखित समितियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, तो आप जान लीजिए कि अशोक मेहता समिति 1977 का है। LM सिंघवी समिति 1986 का है। GV राव समिति 1985 का है। और PK थुंगन समिति 1988 का है। तो क्रम आप बनाएंगे तो इन विकल्पों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले 77 यानी 1 के बाद 2, फिर आएगा आपका 3 और 1 के बाद 3, फिर 1977 के बाद 1985 यानी 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4। यहाँ पर कौन सा विकल्प है? 1, 3, 2 और 4। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आयोग ने आप देखिए, आयोग ने अपने ऑफिशियल आंसर की में डी सही उत्तर माना है, तो ये गलत हो जाएगा। एक आंसर की आयोग ने गलत माना है। आयोग 1, 4, 3, 2 यानी अशोक मेहता के बाद PK थुंगन समिति को मान रहा है, फिर आपका GV राव समिति और फिर LM सिंघवी समिति। तो ये गलत हो जाएगा। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर आंसर डी माना है, लेकिन सही उत्तर आपका सी होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य यानी गलत कथन को इंगित करिए। गलत कथन बताना है कि कौन सा गलत कथन है। सत्य कथन नहीं पूछा गया है, गलत कथन को इंगित करना है। संविधान ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यता को परिभाषित किया है, तो ये सही नहीं है। और दूसरा है, संविधान ने चुनाव आयुक्त को हटाने के अधिकार को परिभाषित नहीं किया है, तो परिभाषित किया गया है, ये भी सही नहीं है। तो दोनों ही कथन आपके गलत हैं। गलत कथन या असत्य कथन को आपको इंगित करना था, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को क्या प्रदान करना चाहता है? कूट की सहायता से इसका सही उत्तर आपको देना है। संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण या विकेंद्रीकृत नियोजन। तो यहाँ पर आप देखिए जो है 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। वित्तीय स्वायत्तता और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के विकेंद्रीकृत नियोजन इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को ये 3 चीज़ें दी गई हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। पहला है, आप देखिए, पहला है अविश्वास प्रस्ताव में नैतिक अधमता का अपमान या लांछन शामिल नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीति की अस्वीकृति है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति का सार्वजनिक जीवन तबाह हो जाने के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार की नीति की आलोचना या अस्वीकृति होती है और महाभियोग प्रस्ताव अगर किसी की राष्ट्रपति के खिलाफ पास हो जाता है तो उसका जो पब्लिक कैरियर होता है वो बर्बाद या तबाह हो जाने के बराबर होता है। ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल किसने कहा है? तो कई बार हम लोग इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। केसी वेयर, केनेथ वेयर ने, जो कि ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार हैं, ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार और संविधानविद हैं। इनकी पुस्तकें हैं फेडरल गवर्नमेंट। इनकी पुस्तकें हैं, देखिए, फेडरल गवर्नमेंट और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। ये दोनों पुस्तकें ये केसी वेयर की हैं। इन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहा है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? आपको बताना है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो भारत में अगर हम पंचायती राज व्यवस्था देखें तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है पंचायती राज में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कल्याण प्रशासन का विकास औद्योगिक समाजों में हुआ है। बिल्कुल सही है। इसने औद्योगिक समाजों की सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया। बिल्कुल सही है। इसका संबंध निर्धनता, बीमारी और अन्य कष्ट जैसे मुद्दों से है। बिल्कुल सही है। इसमें लोगों को कई सामाजिक सेवाओं को प्रदान करना शामिल है। ये भी सही है। कल्याण प्रशासन में निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है। ये गलत है, क्योंकि निजी क्षेत्र भी कल्याण प्रशासन में भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी सही है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी, सी और डी ये वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। बेबर की निर्मित में, यानी जो बेबेरियन फार्मूलेशन है, बेबर की निर्मित में नौकरशाही को सिविल सेवाओं के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और बेबर की निर्मित की विशेषता मूल्य निरपेक्षता है। बिल्कुल सही है। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, 9 लोक प्रबंधन का विचार 1950 के दशक में आया था। ये आपका सही नहीं है। क्रिस्टोफर हुड इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। बिल्कुल सही है। बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ये मानक उपचार है। सही है। ये 3E पर अवलंबित है। तो बिल्कुल सही है, ये 3E पर अवलंबित है। मैक्स वेबर 9 लोक प्रबंधन के अग्रगामी थे। ये सही नहीं है।
तो आप देखिए, नौ लोक प्रबंधन का विचार 1970 के दशक में आया था, 70-80 के दशक में शुरुआत में आया था। और 3E में इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? 3E के अंतर्गत इकोनॉमी पहले ई से, फिर इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस इसमें शामिल है। तो बी, सी और डी सही हैं, केवल ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नौ लोक प्रबंधन में जो है ये 3 चीज़ें शामिल हैं। ये 1950 के दशक में नहीं आया था, बल्कि 1970-80 के दशक में आया था। 3E नौ लोक प्रबंधन का जो है मॉडल है, 3E मॉडल, इकोनॉमी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है और दिए गए कोड पर सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 है कि लोक प्रशासन सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। कारण है कि 18वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान अकादमिक अन्वेषण की इस शाखा की ओर आकर्षित हुए थे, बिल्कुल सही है। ये कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कि नौ लोक प्रशासन में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, आपको बताना है। नौ लोक प्रशासन में उपभोक्ता केंद्रित शासन बिल्कुल सही, उत्तर प्रत्यक्षवाद सही है, विनौकरशाहीकरण सही है, इसके अलावा लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण सही है, प्रशासनिक क्रिया का विकेंद्रीकरण। तो ये सभी जो है नौ लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी सही नौ लोक प्रशासन के बारे में। नौ लोक प्रशासन अलग से टॉपिक है, इसको हमने पढ़ाया भी है। आप लोक प्रशासन वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है? प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किसने नहीं किया है? तो आप देखिए, हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक ने। हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक ने दोस्तों ये प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है। आप देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कृत्य सूचक निर्देशन यानी फंक्शनल फोरमैनशिप की अवधारणा दी है? तो सही उत्तर है F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के जो है प्रवर्तक हैं। इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप या कृत्य सूचक निर्देशन की अवधारणा दी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी लोक सेवा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिकी लोक सेवा में लूट पद्धति या स्पॉयल सिस्टम किसके काल में प्रधान बन गई थी? तो सही उत्तर है, स्पॉयल सिस्टम राष्ट्रपति जैक्सन के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लूट पद्धति या स्पॉयल सिस्टम किस शासन में महत्वपूर्ण है? तो ये अमेरिकी प्रशासन में लूट पद्धति का सिद्धांत अपनाया जाता है और अमेरिकी लोक सेवा में राष्ट्रपति जैक्सन के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण डोमिनेंट फीचर्स बन गया था। अगला प्रश्न है, भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो परफॉर्मेंस बजट भारत में 1968 में जो है इसका प्रारंभ किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग 1968 ने केंद्र और राज्य सरकारों को निष्पादन बजट अपनाने की सिफारिश की थी और 1968 में 4 केंद्रीय मंत्रालयों ने इस प्रक्रिया को अपनाया था। तो सही उत्तर निष्पादन बजट या परफॉर्मिंग बजट 1968 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किन लोक सेवाओं को भारतीय संविधान में इनका उल्लेख किया गया है? किन लोक सेवाओं का? देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा। इसमें से किन लोक सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय प्रशासनिक सेवा का उल्लेख है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा का उल्लेख है और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। ए, सी और डी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
लोक सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का उल्लेख है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में सीधे तौर पर वन सेवा का उल्लेख नहीं है। ये एक अखिल भारतीय सेवा है जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत गठित की गई थी। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का उल्लेख है और इसके अलावा भारतीय संविधान में विदेश सेवा का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की अनुमति देता है जिसमें विदेश सेवा भी शामिल है। लेकिन आप देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है? भर्ती, पदोन्नति, सेवाओं का वर्गीकरण और अनुशासन संबंधी नियम, अनुशासन संबंधी विषय। तो कौन सा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है? सेवाओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, ये लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है। भर्ती यानी रिक्रूटमेंट, पदोन्नति और डिसिप्लिनरी मैटर्स ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। सेवाओं का वर्गीकरण संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सीधी भर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है। सीधी भर्ती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है, बिल्कुल सही है। यह भर्ती के क्षेत्र को व्यापक बनाता है, सही है। यह नए रक्त और ताजी प्रतिभा को सेवाओं में लाता है, सही है। यह पदोन्नति के मार्ग को प्रशस्त करती है, ये सही नहीं है। तो सीधी भर्ती या जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसके बारे में पदोन्नति के मार्ग को प्रशस्त करती है, ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सीधी भर्ती के संबंध में सही नहीं है। अन्य 3 विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के कौन से अनुच्छेद प्रादेशिक व्यवस्थाओं से संबंधित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 52 से 54, ये जो हैं रीजनल अरेंजमेंट से संबंधित हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद। अगला प्रश्न है। राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके मार्गेनथाउ, मैक्स वेबर, हार्टमैन या एम.जी. स्मिथ। तो सही उत्तर ये मार्गेनथाउ का कथन है। मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो, ये मार्गेनथाउ का कथन है, याद रखिएगा। मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख यथार्थवादी विचारक हैं और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस ये मार्गेनथाउ की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय हित का तत्व नहीं है, यानी कौन सा नेशनल इंटरेस्ट का तत्व नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है शक्ति, युद्ध, शांति या सांस्कृतिक एकता की रक्षा। तो सही उत्तर है युद्ध। युद्ध या वार जो है ये राष्ट्रीय हित का तत्व नहीं है। युद्ध जो है राष्ट्रीय हित को बढ़ाने का अंतिम उपचार है। शक्ति, शांति और सांस्कृतिक एकता की रक्षा ये राष्ट्रीय हित के तत्वों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है। शीत युद्ध या आप देखिए कोल्ड वार के समय लाई गई मार्शल योजना का निहितार्थ या उद्देश्य क्या था? तो मार्शल योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की आर्थिक पुनर्प्राप्ति में सहायता करने के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए ये लाई गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण मार्शल योजना का उद्देश्य था और ये एक अमेरिकी पहल थी। मार्शल योजना याद रखिएगा अमेरिकी पहल थी, 1948 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण करना था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों को कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। रियो डी जेनेरियो ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 यानी ब्राज़ील में ये 1992 में हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन।
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था और बाली सम्मेलन 2007 में हुआ था। तो इस तरह से जो सही क्रम आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों का सही क्रम। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका मत है कि भारत के नैतिक मूल्यों ने इसकी विदेश नीति को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विविधता में एकता के सिद्धांतों पर चलाने का आधार प्रदान किया है। ऑप्शन है थोर्स्टन बोजेस्की, मकोटो कोजिमा, मार्गरेट फिशर या राजीव सीकरी। तो सही कथन है कि ये थोर्स्टन बोजेस्की का कथन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इन्होंने कहा है कि भारत के नैतिक मूल्यों ने इसकी विदेश नीति को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विविधता में एकता के सिद्धांतों पर चलाने का आधार प्रदान किया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। एटम फॉर पीस नामक निशस्त्रीकरण की योजना का विचार किसने दिया था? इसको शांति के लिए परमाणु या एटम फॉर पीस कहा जाता है। तो सही उत्तर है अमेरिकन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर है और ये 1953 में दिया गया विचार था। 1953 में एटम फॉर पीस योजना प्रस्तुत की गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के द्वारा। इनका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को युद्ध के एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि मानव जाति के लाभ के रूप में प्रस्तुत करना था। 8 दिसंबर 1953 को राष्ट्रपति आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित करते हुए एटम्स फॉर पीस कार्यक्रम की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व के अंतर्गत आतंकवाद के प्रकार कौन से हैं आपको बताना है। क्रांतिकारी आतंकवाद और उपक्रांतिकारी आतंकवाद सही है। विचारधारात्मक आतंकवाद, जैव आतंकवाद और पर्यावरणीय आतंकवाद केवल। तो 1 और 2 दोनों ही आतंकवाद के प्रकारों में शामिल हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध या कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके प्रोफेसर लिपमैन, मार्गेनथाउ, बर्नार्ड बरूच, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बर्नार्ड बारूच आता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। लेकिन शीत युद्ध का सबसे पहले प्रयोग एक अंग्रेजी लेखक रहे हैं और पत्रकार जॉर्ज ऑरवेल का नाम भी आता है। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग इनका निबंध था ट्रिब्यून पत्रिका में, यू एंड द एटम बम। इसमें उन्होंने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। और आप जान लीजिए कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध के बाद विशिष्ट भू राजनीतिक टकराव का वर्णन करने के लिए इस शब्द का पहला प्रयोग जो है बर्नार्ड बरूच के 16 अप्रैल 1947 के भाषण में हुआ था। तो ऑफिशियल अगर जो देखा जाए तो बर्नार्ड बरूच हैं, इन्होंने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध किससे है? तो कोलंबो योजना 1962 का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त शब्दों का प्रयोग किया था? तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त शब्दों का प्रयोग सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किया गया था। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है? तो पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन। यहाँ पर देखिए, पुनर्गठन पेरेस्ट्रोइका, और ग्लासनोस्त मतलब खुलापन। इन नीतियों का प्रयोग सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। पेरेस्ट्रोइका सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने की योजना थी और खुलापन यानी अन्य अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक पारदर्शिता लाना, अन्य अर्थव्यवस्थाओं से संबंध स्थापित करना, ये जो है मिखाइल गोर्बाचेव की नीति में शामिल थी। और कहा जाता है कि इसी से शीत युद्ध का अंत भी हुआ था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय छलावा या इंटरनेशनल हॉक्स की संज्ञा दी है? ऑप्शन है फिदेल कास्त्रो, कर्नल गद्दाफी, जूलियस न्योरेरे या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर कर्नल गद्दाफी। गद्दाफी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय छलावा की संज्ञा दी थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय विदेश नीति के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। भारतीय विदेश नीति के बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि यह शांति, मित्रता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सचिव गुटों के मध्य सेतु की नीति है, बिल्कुल सही है। और ये साम्राज्यवाद, जातिवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करती है, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही हैं भारतीय विदेश नीति के बारे में। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय विदेश नीति शांतिपूर्ण, शांति, मित्रता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी बातचीत की नीति है। साथ ही ये साम्राज्यवाद, किसी भी रूप में जातिवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग या निकाय का गठन 1964 में हुआ था? तो सही उत्तर केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी का गठन 1964 में हुआ था, संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर। संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर जो है 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। देखिए, ये 2006 में पारित किया गया था, सही नहीं है, क्योंकि ये अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। इसे 2006 में क्रियान्वित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा आरंभ में इसे देश के 100 जिलों में क्रियान्वित किया गया था और यह प्रत्येक ग्रामीण घर को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है और इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धनता का उन्मूलन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए BCD, बी तो सही हो जाएगा। 2006 में क्रियान्वित किया गया था। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जो 5 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित हुआ था और आरंभ में इसे देश के 100 जिलों में क्रियान्वित किया गया था, सी भी सही है। और प्रत्येक ग्रामीण घर को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है, तो प्रत्येक ग्रामीण घर को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है, ये भी सही है। और इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों से निर्धनता उन्मूलन, तो यहाँ पर BCDE सब सही है, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो BCD या BDE ये आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और विकास के लिए भागीदारी उन्मुख नागरिक समाज पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में कब बल दिया गया था? सुशासन और विकास के लिए भागीदारी उन्मुख नागरिक समाज पर विश्व बैंक की रिपोर्ट में कब बल दिया गया था? तो सही उत्तर है 1992 में। ये 1992 की रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस और विकास उन्मुख भागीदारी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे पहले बल दिया गया था, याद रखिएगा 1992। अगला प्रश्न है। कौन सी समिति ने भारत में O&M संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो ये थी पाल एच एपेलबी समिति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एपेलबी समिति ने भारत में ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिकाओं के कौन से कार्य हैं, आपको बताना है। भूमि उपयोग का विनियमन और पारिस्थितिकी आयामों की प्रोन्नति, सही है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप और उद्योगों का संचालन, ये नगर पालिकाओं के कार्य नहीं है। केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक राजनीति के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन का अनुभवजन्य तरीका प्रस्तुत किया गया था? किस दृष्टिकोण के द्वारा? ऑप्शन है आपके नव राज्यवाद, नव संस्थावाद, व्यवहारवाद या उत्तर व्यवहारवाद। तो सही उत्तर व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद के द्वारा तुलनात्मक राजनीति के लिए जो है तुलनात्मक अध्ययन का अनुभवजन्य तरीका या व्यवहारिक तरीका प्रस्तुत किया गया था। व्यवहारवाद एक तरह से तुलनात्मक राजनीति में डेविड स्टन के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा किस विचारक के द्वारा दी गई है, आपको बताना है। रूड कूले, मोरिस डुवर्जर,
जियोवनी सार्टोरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रूड कूले के द्वारा आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा दी गई है। आधुनिक कैडर पार्टी को कार्टेल पार्टी, देखिए आधुनिक कैडर पार्टी को कार्टेल पार्टी भी कहा जाता है और इसको पार्टी राज्य भी कहा जाता है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो संगठनात्मक संरचना और कार्यकलापों के बजाय राज्य द्वारा धन और समर्थन से संचालित होती है और इस पार्टी का मुख्य फोकस सत्ता में बने रहना और सरकारी संसाधनों का उपयोग करना है। और ये रूड कूले के द्वारा प्रतिपादित किया गया ये अवधारणा, जो कि नीदरलैंड के सीनेट के पूर्व सदस्य रहे हैं। तो आधुनिक कैडर पार्टी या कार्टेल पार्टी की अवधारणा रूड कूले के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। डेविड स्टन की राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम की दृढ़ता की अवधारणा किस अनुशासन से मूल रूप से ली गई है, आपको बताना है। भौतिक विज्ञान, संचार विज्ञान, सामाजिक नृविज्ञान या जैविक विज्ञान। तो सही उत्तर जैविक विज्ञान या बायोलॉजिकल साइंसेज से। याद रखिएगा, डेविड स्टन की राजनीतिक व्यवस्था की दृढ़ता की अवधारणा बायोलॉजिकल साइंसेज से ली गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर गैब्रियल आमंड के कार्य को प्रेरित किया? ऑप्शन है टालकाट पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स या जॉन मैनहेम। तो सही उत्तर है टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स ने, दोस्तों आप याद कर लीजिए, टालकाट पार्सन्स ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर गैब्रियल आमंड के कार्य को प्रेरित किया है। टालकाट पार्सन्स की प्रमुख रचनाएं हैं द सोशल सिस्टम, ये टालकाट पार्सन्स की रचना है। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये महत्वपूर्ण कृति टालकाट पार्सन्स की है और इन्होंने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस था गैब्रियल आमंड, इनके कार्य को प्रेरित किया है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति या सत्ता की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। यह एक प्रबंधकीय अधिकार है, इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है, इसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है, ये अधीनस्थों को कार्य सौंपने का अधिकार है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सत्ता की विशेषता नहीं है, इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है, ये शक्ति या सत्ता की विशेषता नहीं है क्योंकि इसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है और ये अधीनस्थों को कार्य सौंपने का अधिकार है। तो ये शक्ति और सत्ता की विशेषता ये नहीं है कि इसका डेलीगेशन नीचे से होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए बल्कि जीआईसी प्रवक्ता, इसके अलावा जो आपका पीजीटी परीक्षा है, प्रवक्ता परीक्षा, साथ ही साथ दोस्तों बिहार और राजस्थान आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपने प्रश्न पत्र देखा होगा, जिन साथियों ने ये पेपर दिया है या इस परीक्षा में शामिल हुए हैं उनको लगा होगा कि ये पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड या मानक बनाया गया था। ये कठिन पेपर है और कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानते हुए भी इसमें गलती होने की संभावना है। इसलिए आयोग अब ये आपसे अपेक्षा करता है कि आप जो भी प्रश्न पढ़ें विस्तार से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और बहुत सारे नए तथ्य या नए विचारकों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए ये प्रश्न पत्र कठिन हो गया है, लेकिन आपको इसी आधार पर आपको अब अपनी तैयारी जारी रखनी है ताकि आप इस प्रारंभिक परीक्षा की बाधा को पूरा कर सकें या पार कर सकें। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो है प्रश्नों को सॉल्व किया। इसमें से 2 प्रश्न जो हैं मेरे हिसाब से स्टार लगाने लायक हैं और अन्य सभी प्रश्न जो है वो आपके सही हैं। 2 प्रश्नों पर मैंने चर्चा भी कर ली है कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं, आप उनको देख लीजिएगा।
तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए बल्कि राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।